जानते नहीं तू क्या कर रहा सनी? सनी तू तो तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता कि फर्जी नोट आखिरकार किस तरह से हमारे देश में एंटर होते हैं। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा फर्जी नोट हमारे देश में एंटर होते हैं और फिर बताया जाता कि नोटों को थोड़े थोड़े करके बाजार में फैलाया जाता है। तो मंसूर ने एक टीम बनाई थी जो कि इन्हीं लोगों को पकड़ने का काम करेगी। तो माइकल यहाँ पर सभी को प्रोसेस बता रहा होता है कि आखिर ये नोट हमारे देश में कैसे एंटर होते हैं, जिसके बाद शेखर हमें बताता है कि इन फर्जी नोटों के पीछे किन बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिसमें पहला नाम था मंसूर दलाल और उसकी लास्ट लोकेशन जॉर्डन की है। वो इंडिया भी खुफिया तरीके से आता है लेकिन किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। तो मंसूर दलाल का फर्जी नोटों के पीछे एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। दूसरा नाम आता है जितेंद्र जोशी का, जिसे सभी लोग जीतू काका कहते हैं और ये भी मंसूर के साथ ही काम किया करता है। तीसरा नाम है सैयद बिलाल नायक, जिसे सब बिलाल कहते हैं और बिलाल ही मंसूर के पैसों को डिलीवर करता है। आगे आरबीआई का ऑफिस दिखाया जाता है जिसमें कि मेघा अपने ऑफिसर से कह रही थी कि जो नोट उसे रेस्टोरेंट से मिला है वो उसकी लोकेशन जानना चाहती है और इस नोट के पीछे कौन है वो ये छानबीन भी करना चाहती है। लेकिन वो ऑफिसर मेघा से कहता है कि हम जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये काम पुलिस का है और वैसे भी उन्होंने एनआईए वालों को इस नोट के बारे में बता दिया है, वो लोग इस नोट के बारे में पता कर लेंगे। आगे एविडेंस रूम में हम माइकल को देख पाते हैं। उस एविडेंस रूम में 2000 के वो ढेर सारे नोट थे जो कि उन्हें काठमांडू से मिले थे। यहाँ पर वो उन जाली नोटों में से ढेर सारे नोट अपने साथ रख लेता है क्योंकि इनके द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो एक मोबाइल शॉप पर जाता है जहाँ पर कि वो 2 आईफोन खरीदता है और पेमेंट वो उन्हीं जाली नोटों से करता है जो कि उसने हाल फिलहाल में एविडेंस रूम से लिए थे। तो एक आईफोन की कीमत 70,000 रुपए थी। दोनों आईफोन को खरीदने के बाद वो पहला आईफोन अपने साथी शेखर को गिफ्ट करता है और दूसरा आईफोन वो अपने बेटे व्योम के लिए रखता है। जिसके अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं जो कि एक क्लब में थे। दरअसल आज उनसे सूरत के एमएलए मिलना चाह रहे थे। दरअसल उन्हें एक बहुत बड़ी डील के बारे में उनसे डिस्कशन करना था। एमएलए यहाँ पर सन्नी से कहता है कि उन्हें 20 करोड़ रुपए के जाली नोट चाहिए और कहता है कि वो सौदे की बात हमेशा आमने सामने बैठकर करता है और बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पैसे उन्हें ही डिलीवर करने पड़ेंगे। एमएलए के आदमी ये पैसे लेने नहीं आने वाले और ये डिलीवरी उन्हें 2 हफ्ते के अंदर ही करनी थी। तो 2 हफ्ते में 2 करोड़ रुपए के जाली नोट छापना एक बहुत बड़ा टास्क था। साथ ही इनके पास पेपर भी खत्म हो चुके थे क्योंकि 20 करोड़ के जाली नोट छापने में ढेर सारा पेपर चाहिए होगा और पेपर फैक्ट्री से ये बार बार वो पेपर चुरा भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि अपने बेटे के बर्थडे पर आया हुआ था। यहाँ पर वो उसे आईफोन गिफ्ट करता है जिसे देखकर उसका बेटा खुश हो जाता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी यानी कि रेखा से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। बात तो डिवोर्स तक पहुँच चुकी है, इसके बावजूद वो किसी तरह से रिश्ता निभा रहे हैं। अब अगले सीन में मेघा अपने ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर माइकल के साथ काम करने का मौका मिला है, इसलिए वो कुछ दिनों की लीव चाहती है। अगले सीन में हम चाचू और फिरोज को एक एजेंसी में देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी का पहचान पत्र बनवाने के लिए गए थे। दरअसल वो लोग इस एजेंसी के द्वारा वो पेपर चाहते थे, इसलिए वो अपनी खुद की एजेंसी खोलते हैं और उन्हें लाइसेंस भी मिल चुका था। अब एजेंसी तो खुल चुकी थी, अब वहाँ पर काम करने के लिए उन्हें कोई लड़की की भी जरूरत थी, इसलिए वो एक जॉब निकालते हैं और ढेर सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं जिसमें कि उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि 3 लैंग्वेज में बात कर रही थी, इसलिए उसकी जॉब पक्की हो जाती है। आगे हम मेघा को देखते हैं जो कि माइकल सर के पास आई हुई थी और उन्हें बताती है कि वो आरबीआई में काम करती है और जाली नोट पकड़ने में एक्सपर्ट है और साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसने एक ऐसी चिप भी बनाई है जिससे कि जाली नोटों को पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर उसे एक नोट दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इस नोट की पहचान करो कि ये असली है या फिर नकली। तो वो अपने मोबाइल का एक ऐप निकालती है और उस नोट को स्कैन करने के बाद बताती है कि ये नोट नकली है। मेघा उनसे कहती है कि उन्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए माइकल उसे जॉब पर रख लेता है। अब अगले सीन में हम फिरोज और अनीस को एक टेलीफोन डायरेक्टरी के ऑफिस में देखते हैं। दरअसल वो यहाँ से ढेर सारी टेलीफोन डायरेक्टरी खरीदना चाहते थे और 50% के भाव से वो यहाँ की टेलीफोन डायरेक्टरी खरीद लेते हैं। अब अगले दिन मेघा माइकल सर के पास आती है और उनसे कहती है कि कुछ दिन पहले वो एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ उसे 500 का एक जाली नोट मिला है और वो चाहती है कि जिसने ये नोट बनाया हम उसे ढूंढे। शहर में 100 से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस है लेकिन उस रेस्टोरेंट के आसपास सिर्फ 11 ही ऐसे प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर कि ये नोट छपे जा सकते हैं और अगर हमने वो 11 प्रिंटिंग प्रेस चेक कर लिए तो यकीनन वो आदमी हमें मिल जाएगा जिसने ये नोट बनाया है। लेकिन यहाँ पर माइकल सर मेघा से कहते हैं कि फिलहाल ये जरूरी नहीं है, वो तो आराम से पकड़ा जाएगा, अभी फिलहाल सिर्फ हमें मंसूर पर फोकस करना है। इतना बोलकर माइकल और शेखर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मेघा को उन 11 प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तब वो माइकल के बिना परमिशन के एक परमिशन लेटर पर उनकी सील ले लेती
लेती है और जाकर पुलिस वालों को बता देती है, जिससे कि वो उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके वो शहर के उन सारे प्रिंटिंग प्रेस को चेक करने लगते हैं जहाँ पर कि अखबार छपे जा सकते हैं। और रास्ते में उन्हें क्रांति पत्रिका नाम का प्रिंटिंग प्रेस दिखता है, इसलिए वो उस जगह पर जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सन्नी और फिरोज बिना टेंशन के पैसों को छाप रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद चाचू को मालूम पड़ता है कि उनके प्रिंटिंग प्रेस के सामने पुलिस आ चुकी है। तो वो तुरंत ही सन्नी को बताते हैं और सन्नी को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही खिड़की पर जाते हैं और उन लोगों को देखते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री को बंद देखकर ये यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ये लोग तो अंदर आने का ठान कर बैठे थे। मशीन भी आवाज कर रही थी, लेकिन ये लोग मशीन भी बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इन्होंने मशीन बंद की तो एक बहुत बड़ा बंडल का नुकसान हो जाएगा। तो 15 मिनट में वो बंडल पूरी तरह से छपकर तैयार हो जाएगा। और तभी चाचू के पास उन पुलिस वालों का कॉल आता है। तब चाचू उनका ध्यान बटाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिस पर कि वो पुलिस वाले चाचू से कहते हैं कि इस फैक्ट्री को खोलो। जिस पर कि चाचू उनसे कहते हैं कि वो इस फैक्ट्री का ओनर नहीं है, इस फैक्ट्री का ओनर माधव है और बिना परमिशन के वो इस फैक्ट्री को नहीं खोल सकता। लेकिन तभी मेघा नोटिस करती है कि अंदर से मशीन चलने की आवाज आ रही है, पर थोड़ी देर में ही वो तुरंत बंद भी हो जाती है। लेकिन ये सुनने के बाद तो अब उन्हें अंदर जाना ही था, इसलिए शटर को खुलवाया जाता है और वो लोग अंदर जाकर चेक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ फैक्ट्री के अंदर ही फिरोज और सन्नी सारे पेपर्स वाले नोटों को लेकर एक रूम में छिपे हुए थे। लेकिन मेघा यहाँ पर कुछ कटिंग के टुकड़े देखती है, साथ ही वहीं पर एक बॉक्स भी था जिसमें कि वो सारे खराब नोट पड़े हुए थे। और मेघा उस बॉक्स के धीरे धीरे नजदीक भी जा रही थी। साथ ही हम मेघा के पीछे ही सन्नी को देख पाते हैं, जिसके हाथ में एक स्पैनर था और वो बस मेघा को मारने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर मेघा के पास माइकल सर का कॉल आ जाता है और उन्हें ये बात मालूम चल चुकी थी कि उसने परमिशन लेटर पर उनका सील लिया है। और यहाँ उस पुलिस ऑफिसर के पास भी एसीपी सर का कॉल आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाने को कहते हैं। ये सुनने के बाद तो मेघा और वो पुलिस ऑफिसर तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ते हैं, जिससे कि सन्नी और उसके साथ ही बाल बच चुके थे। जिसके बाद ये अपना काम करना फिर से शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सन्नी के नानू आ जाते हैं और उनके हाथ में ढेर सारा पैसा भी था। और वो सन्नी से कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, शायद वो रखना भूल गया होगा। जबकि सन्नी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग पकड़े गए हैं, जिस पर चाचू सन्नी को बताते हैं कि ये पहले भी हो चुका है। वो बताता है कि माधव की मेमोरी धीरे धीरे लॉस हो रही है। यहाँ ऑफिस में मेघा माइकल सर से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिस पर कि माइकल सर भी उसे माफ कर देते हैं। अब अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जो कि सूरत जा रहे थे क्योंकि उन्हें 20 करोड़ रुपए की डिलीवरी करनी थी। और रास्ते में एक चेक पॉइंट पड़ता है जहाँ पर कि कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो सन्नी के ट्रक की तलाशी करना भी शुरू कर देते हैं। शुरुआत के कुछ बॉक्स में उन्हें टेलीफोन डायरेक्टरी मिलती है, लेकिन आगे जाली नोट रखे थे और ये बात सन्नी बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वो एक पैर को पीछे मारता है और वहाँ से कुछ शराब की बोतल निकल आती है, जिससे कि उन पुलिस वालों को ये लगता है कि ये लोग इन्हीं शराब की बोतलों को बिना परमिशन के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो इनसे डील करते हैं और 30,000 में वो डील फाइनल भी कर लेते हैं। तब सन्नी ने इन पैसों की सूरत में सही सलामत डिलीवरी कर दी थी। तो इस काम को करने के बाद सन्नी और फिरोज काफी खुश थे और वापस लौटते वक्त वो एक क्लब में पार्टी भी करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर लौटते हैं तो यहाँ पर हम नानू को देखते हैं, जिन्हें कि उनके काम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो यहाँ पर सन्नी और फिरोज को बहुत बुरा सुनाते हैं और आखिर में सन्नी और फिरोज को अपने घर से बाहर भी निकाल देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा एक